हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम DSSP इंग्लिश लैंग्वेज का सेट नंबर 2 देखने जा रहे हैं। 81 क्वेश्चन नंबर से शुरू होता है ये इंग्लिश का पार्ट। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो जीके से, रीजनिंग से और हिंदी से रिलेटेड होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी DSSP में किसी भी पार्ट का वीडियोस या फिर उसके प्रैक्टिस सेट को कवर करना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। वहाँ हमने जीएस के अभी 5 सेट्स डाल दिए हैं और आने वाले टाइम में सभी सेट्स जल्दी से वहाँ अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में DSSP में जो जनरल पेपर होता है उसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सभी के लिए होता है। DSSP के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वो भले ही वो PRT हो या फिर TGT हो या फिर PGT हो, इन सभी में LDC हो या लेखपाल, इन सभी में पूछे जाते हैं आपसे 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के। तो इंग्लिश का पार्ट में आपको कैसे तैयार करना चाहिए, तो आपको बस प्रैक्टिस सेट लगाई जाइए, उससे ही पूरा काम हो जाता है, क्योंकि वही चीज़ बार बार रिपीट होती है। आप जीके का अगर हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपको वहाँ पता लग जाएगा कि DSSP में कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कुछ खास टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस ये बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए हम इंग्लिश लैंग्वेज को शुरू कर लेते हैं। आपको बस सिनोनिम को छोड़ के बाकी ये सभी गारंटी हमारी है कि सब क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे, लेकिन बस सिनोनिम्स या फिर सिमिलर मीनिंग्स जो होते हैं वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बाकी सब यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे सेट्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 20 में से 18 या 19 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो इसमें एरर डिटेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसमें पूछा गया है सिलेक्ट द सुइटेबल वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो फॉलोइंग सेंटेंस मतलब सेंटेंस दिया है, आई वॉन्ट डैश फ्रेश एप्पल्स। तो मेरे को डैश कितने फ्रेश एप्पल चाहिए, एक फ्रेश एप्पल्स या फिर एनी फ्रेश एप्पल्स या सम या फिर नीदर। तो इसमें से क्या होगा आप खुद सोचिए, यहाँ क्या आ सकता है। अच्छा, आई वॉन्ट ए फ्रेश एप्पल्स आ सकता है क्या? ये तो कैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि एप्पल्स बहुत सारे एप्पल्स है तो ए तो होगा ही नहीं, ए मतलब एक होता है। एनी फ्रेश एप्पल्स नहीं होगा, क्योंकि एनी होता तो यहाँ एप्पल्स नहीं होना चाहिए था। एनी तो नेगेटिव सेंटेंस में आता है। जैसे अगर एनी का यूज़ हम कब करते हैं, जैसे अगर यहाँ लिखा होता आई डू नॉट वॉन्ट, नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट वांट डैश एप्पल, तब हम यहाँ एनी का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट वांट एनी एप्पल, मुझे कोई एप्पल नहीं चाहिए, मुझे कोई एप्पल नहीं चाहिए। आई डू नॉट वांट एनी एप्पल, तो यहाँ हम एनी का यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें एनी का यूज़ नहीं कर सकते। नीदर का यूज़ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो दो चीज़ों के लिए होता है। जहाँ भी दो चीज़ों को कंपैरिजन किया जाए वहाँ नीदर का यूज़ होता है, तो नीदर इधर यहाँ तो हो ही नहीं सकता। केवल एप्पल्स की बात हो रही है, तो बचा क्या, सम। यहाँ तो देखने से ही पता लग रहा है, आई वॉन्ट सम फ्रेश एप्पल्स, मुझे कुछ फ्रेश एप्पल्स चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 81 का सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट सम फ्रेश एप्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 82 नंबर का क्वेश्चन। आप यहाँ से पहले सॉल्यूशन देख लेना इसका। तो 82 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखना है क्या कहा गया है। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है। टू डैश कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। तो ये तो एक प्रोवर्ब है, ये तो आपको देखने से ही मालूम पड़ जाएगा अगर आपने प्रोवर्ब पढ़ा है तो। प्रोवर्ब मतलब होती है लोकोक्ति, हिंदी में मुहावरे लोकोक्ति होता है वही चीज़। तो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, तो ये टू मैनी कुक्स आ जाएगा। टू मैनी कुक्स मतलब इसका मतलब यह है, जब बहुत ज़्यादा लोग एक साथ कोई एक काम को करें तो वो काम कभी पूरा नहीं हो सकता। तो ये एक कहावत है और इसको हिंदी में इस तरह कह सकते हैं। हम सॉल्यूशन में देख लेते हैं। वैसे ये प्रोवर्ब है, तो आपको ऐसे की ऐसे लर्न करनी है। टू मैनी कुक्स मतलब बहुत सारे कुक्स। कुक्स क्या होता है, जो खाना पकाते हैं उनको कहते हैं कुक्स। तो टू मैनी कुक्स बहुत सारे कुक्स, स्पॉइल द ब्रोथ तो ब्रोथ को क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से देख लेना ये। तो इसका मतलब क्या होता है आखिर, यहाँ से सॉल्यूशन जो है वो दिख जाएगा आपको। यहाँ रिक्त स्थान पर मैनी का प्रयोग उपयुक्त होगा, क्योंकि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ यह उपयुक्त प्रोवर्ब कहावत है, जिसका अर्थ होता है जहाँ मिले 5 माली
वहाँ बाग सदा खाली। जहाँ मिले 5 माली वहाँ बाग सदा खाली। मतलब ज़्यादा लोग किसी एक जगह मिल जाते हैं, ज़्यादा विद्वान लोग अगर एक ही जगह काम करते हैं तो वो काम कभी सफल नहीं होता है। तो इस प्रोवर्ब को कहते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। तो ये प्रोवर्ब है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। इफ़ टू मैनी पीपल ट्राई टू डू समथिंग, अगर बहुत सारे लोग किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, इट विल नॉट बी डन, ये सही से वेल और प्रॉपरली, इट विल नॉट बी डन वेल और प्रॉपरली, तो वो काम प्रॉपरली या सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये था हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ से पढ़ लेना आप। आई डोंट नो हाउ डैश मनी हैज़ शी स्पेंट, मुझे नहीं मालूम उसने कितने रुपए खर्च किए हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, हाउ मैनी मनी या हाउ लिटिल मनी या हाउ मच मनी या हाउ फ्यू मनी। तो आप खुद सोचिए, यहाँ मनी के हिसाब से लगाना है आपको। आई डोंट नो हाउ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मच मनी। अच्छा, मच क्यों आया, मैनी क्यों नहीं आया? मैनी काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। जैसे हाउ मैनी अगर यहाँ बॉयज़ होता तो मैनी लगा सकते थे, हाउ मैनी बॉयज़। मैनी क्योंकि बॉयज़ क्या है, बॉयज़ काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ मैनी आ सकता है, हाउ मैनी बॉयज़। लेकिन यहाँ मच क्यों आया, मच इसलिए आया यहाँ क्योंकि मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा मच का यूज़ होता है। अब आपको लगेगा मनी तो काउंट किए जा सकते हैं, नहीं जी, मनी को, धन को, मनी का मतलब होता है धन, धन को, धन दौलत को काउंट नहीं किया जा सकता है। और पैसे या रुपए को काउंट किया जा सकता है कि आपके पास कितने रुपया है। तो 100 रुपये, तो वो काउंट है कि 100 रुपये के आपके पास कितने नोट हैं, 4 नोट हैं, ये कैसे काउंटेबल है कि हाउ मैनी नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ डू यू हैव। तो हम ये मैनी लगा सकते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ मच इसलिए लगाया क्योंकि मनी अनकाउंटेबल होता है, धन को काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे कि सोना है आपका, चांदी है, तो ये सब चीज़ें क्या है, मनी तो है, तो उसको काउंट नहीं किया जा सकता, वो अनकाउंटेबल नाउन में आती है। इसलिए हमने यहाँ मच का यूज़ किया है। आई डोंट नो हाउ मच मनी हैज़ शी स्पेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ सॉल्यूशन देख लेना आप नीचे। तो यहाँ सॉल्यूशन आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ रिक्त स्थान पर मच का प्रयोग होगा। हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है, हाउ मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले होता है। तो मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ मच का प्रयोग हुआ है। तो सही वाक्य क्या हो जाएगा आपका, आई डोंट नो हाउ मच मनी हैज़ शी स्पेंट। नेक्स्ट है हमारा 84th यानी कि 4th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें क्या कहा गया है, द फॉलोइंग, ऊपर आप पढ़ना, द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 1 पार्ट इन ईच सेंटेंस इज़ रॉन्ग, यू हैव टू फाइंड इट। तो इस 4 में से, ये 4 एक ही सेंटेंस के 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी, तो इसमें से कोई एक पार्ट रॉन्ग है या फिर इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो आपको छांटना है किस पार्ट में इसमें एरर है। तो ये टेंस से संबंधित है। तो इट्स टाइम वी टेक अ हॉलीडे टू आवर नेटिव प्लेस, या फिर नो एरर। तो इनमें से क्या सही होगा। तो ये आपने अगर पहली बार पढ़ा है इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम, आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना। अगर इट्स टाइम आ जाए या फिर इट्स ITS इट्स हाई टाइम आ जाए, HIGH हाई टाइम, इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस आ जाए, इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम, तो उसके बाद जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ देख लेते हैं, ऐसे समझ में आएगा हमें कि इट्स टाइम वी टेक, तो फर्स्ट फॉर्म होती है, टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक, और थर्ड फॉर्म टेकन। तो हमें इस सेंटेंस के हिसाब से इट्स टाइम लगाए, तो इट्स टाइम के बाद हमेशा हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यानी कि इसकी भी जगह टुक आना चाहिए था। इट्स टाइम वी टुक अ हॉलीडे टू आवर नेटिव प्लेस। तो यानी कि बी में मिस्टेक है, बी में टेक की जगह टुक आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप यहाँ से सॉल्यूशन देख लेना। टेक के स्थान पर टुक का प्रयोग उपयुक्त होगा। इट्स टाइम के बाद यहाँ वर्ब का पास्ट सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्वालिटीज़ ऑफ मैंगो वर नॉट गुड। तो 85 का आंसर क्या होगा, आप यहाँ से बताओ। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वर नॉट गुड, तो इसका आंसर हो जाएगा द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। अब मैंगोज के बारे में बात नहीं है, क्वालिटी के बारे में बात हो रही है।
तो क्वालिटी के लिए यहाँ वॉस का यूज़ होगा, क्योंकि वॉस और वर में से आपको पता होगा वॉस जो होता है वो सिंगुलर के लिए लगाया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉस का यूज़ होता है, जबकि प्लूरल के लिए किसका यूज़ होता है, वर का यूज़ होता है। तो आपको टेंस की अगर नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को सही से कर पाएंगे। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़, यहाँ भले ही मैंगोज़ लिखा है तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, मैंगोज़ के लिए नहीं, क्वालिटी की बात हो रही है। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़ वॉज नॉट गुड, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर इसका सी, ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक है। यहाँ से आप सॉल्यूशन देख लेना, यहाँ वर्क के स्थान पर वॉज का यूज़ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट इसका क्वालिटी सिंगुलर है। नेक्स्ट है हमारा 86 क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि फायर एंड वाटर डजंट एग्री। फायर और वाटर एक साथ क्या होते हैं, एग्री नहीं करते हैं, एक साथ नहीं रह सकते। फायर और वाटर, फायर मतलब आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका कहाँ मिस्टेक लग रही है इसमें। तो द फायर एंड वाटर दो सब्जेक्ट हो गए, तो यहाँ क्या आएगा, डज़ नॉट नहीं आएगा, डू नॉट आएगा, क्योंकि इससे प्रीवियस सेट अगर आपने देखा होगा तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ताहे ती है जब भी टेंस आता है तो उसमें डू नॉट और डज़ नॉट का यूज़ किस तरह होता है। तो डू नॉट का यूज़ जब भी हम करते हैं तो इससे पहले क्या होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम डू नॉट का यूज़ करते हैं, और डज़ंट का यानी कि डज़ नॉट का यूज़ हम सिंगुलर के लिए करते हैं। सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम डज़ नॉट का यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा कि फायर एंड वाटर दो चीज़ हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब फायर भी आ गया एंड वाटर भी आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, फायर एंड वाटर, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो अभी बताया था आपको, प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगता है, डू नॉट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डू नॉट एग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी में मिस्टेक है, आपके पार्ट सी में मिस्टेक है। 87वां क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या दिया गया है, करेक्ट ऑर्डर छांटना है आपको। तो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट दिया, अबाउट 150 ईयर्स एगो when he wrote book suggesting that an English naturalist Charles Darwin humans were related to apes shocked the world। करेक्ट ऑर्डर छांटना है इसमें। तो इसमें देखिए आप क्या हो सकता है, हमने पहले भी बताया था कि अगर कोई भी चीज़ दी है जैसे अबाउट 150 ईयर्स एगो, तो ही का यूज़ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ही प्रोनाउन है और प्रोनाउन का यूज़ ऐसे नहीं होता है। ऐसे ही देखो आप यहाँ शॉक द वर्ल्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो शॉक द वर्ल्ड, तो शॉक द वर्ल्ड क्या है, शॉक क्या है, वर्ब से पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होना चाहिए, यहाँ कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि अबाउट 150 ईयर्स एगो शॉक द वर्ल्ड, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बना। तो ये भी गया हमारा ऑप्शन। अब इन दोनों में से कुछ हो सकता है, अबाउट 150 ईयर्स एगो ह्यूमंस वर रिलेटेड टू एप्स, या फिर एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन, ये हो सकता है। तो क्या हो सकता है, अबाउट 150 ईयर्स एगो 150 साल पहले क्या मानव एप से रिलेटेड था, नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत सालों पहले की बात है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अबाउट 150 ईयर्स एगो पहला सेंटेंस जो शुरू होगा तो यहाँ से शुरू होगा, एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन। अब चार्ल्स डार्विन ने क्या काम किया था, चार्ल्स डार्विन शॉक्ड द वर्ल्ड, शॉक कर दिया था पूरे वर्ल्ड को, यानी कि पहला ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, यानी कि दूसरा जो है वो पहले नंबर पे आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, वैसे ही देखने से मालूम पड़ गया है, तो क्योंकि सेकंड नंबर का जो है वो केवल इसमें दिया है। तो इसका पूरा बता देते हैं। तो अबाउट 150 ईयर्स एगो एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन शॉक्ड द वर्ल्ड व्हेन ही रोट द बुक सजेस्टिंग दैट, उसने शॉक किया वर्ल्ड को, क्यों शॉक किया, व्हेन ही रोट द बुक सजेस्टिंग दैट, ये सजेस्ट करते हुए अपनी बुक में कि ह्यूमंस जो हैं वो एप से ही रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखने से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन 2413 ये वाला, क्योंकि एक बार पढ़ लेना आप, उससे पता लग जाएगा। 150 ईयर्स एगो क्या हुआ था, 150 ईयर्स एगो चार्ल्स डार्विन जो था इंग्लिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन ने क्या काम किया था,
फोर्थ वाला इसके बाद, शॉक किया था वर्ल्ड को। कैसे शॉक किया था? व्हेन ही रोट द बुक, जब उसने बुक लिखी थी और सजेस्ट किया था कि ह्यूमन वर रिलेटेड टू एप्स। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट भी यही है, ऑर्डर लगाना है हमें, तो इसमें देख लेना आप क्या हो सकता है। द अर्थ कैन सपोर्ट लाइफ वी नो ऑफ इज़ द ओनली प्लेस दैट, तो क्या हो सकता है? द अर्थ, अर्थ यहाँ सब्जेक्ट हो गया, अर्थ कैन सपोर्ट लाइफ ये हो सकता है, या फिर वी नो ऑफ इज़ द ओनली प्लेस, या दैट। तो दैट तो ही नहीं सकता, अर्थ दैट कैन सपोर्ट लाइफ वी नो ऑफ इज़ द ओनली प्लैनेट, ऐसे तो नहीं हो सकता। द अर्थ सब्जेक्ट है, तो कैन सपोर्ट लाइफ ये एक बार को मान सकते हैं, वी नो ऑफ ये तो नहीं हो सकता, ये भी गया ऑप्शन। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट यहाँ से शुरू हो सकता है, द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट। फिर उसके बाद क्या हो सकता है? इज़ अर्थ केवल एकमात्र ऐसा प्लैनेट है दैट, जो, इसके बाद ये वाला आएगा, यानी कि पहला सेंटेंस आपका क्या हो गया? ये पहला हो गया। उसके बाद दैट, द अर्थ इज़ द ओनली प्लेस दैट, कि जो, दैट कैन सपोर्ट लाइफ, दैट कैन सपोर्ट लाइफ जो लाइफ को सपोर्ट करता है, वी नो ऑफ, वी नो ऑफ यहाँ तक हम जानते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले नंबर पे आपका तीसरा आया, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन तो पहले इस केवल इसमें दिया है पहले नंबर पे, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इस सेंटेंस में करेक्ट ऑर्डर देखना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, कौन सा सेंटेंस में वर्ड्स का ऑर्डर सही लिखा है। तो वर्ड्स देखते जाना आप। आई ऑलवेज कीप इन द कपबोर्ड, नहीं बिल्कुल गलत है। आई ऑलवेज इन द कपबोर्ड, नहीं बिल्कुल गलत है। आई माई ये तो बिल्कुल गलत है, और आई ऑलवेज कीप माई क्लॉथ्स इन द कपबोर्ड बिल्कुल सही है। आई ऑलवेज कीप माई क्लॉथ्स, मैं हमेशा अपने कपड़े कहाँ रखता हूँ? कपबोर्ड में रखता हूँ। नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर देखना है हमें। देयर आर ए वाइड वेराइटी, तो वेराइटी के लिए आर तो लगेगा नहीं। देयर इज़ ए वाइड वेराइटी, तो ये भी गलत है। देयर इज़ ए वाइड वेराइटी ऑफ शॉप्स नियर माई हाउस, तो ये वाला सही हो जाएगा। देयर इज़ वेराइटी ये तो गलत है। वेराइटी, वेराइटी एक कलेक्टिव नाउन है और इसके साथ हमेशा इसका यूज़ होता है। वेराइटी मतलब बहुत सारे टाइप्स, वेराइटी। देयर इज़ ए वाइड वेराइटी ऑफ शॉप्स नियर माई हाउस, यहाँ बहुत टाइप की शॉप है मेरे घर के पास में। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पैसेज के हैं, जिसको हम लास्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड, मतलब स्पेलिंग किसकी सही है? तो एड्यूलेशन की स्पेलिंग क्या होती है? ADULATION, एड्यूलेशन। एड्यूलेशन ये स्पेलिंग सही, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। चापलूसी जो करता है उसको कहते हैं एड्यूलेशन, चापलूसी। ये एक वर्ब है, एड्यूलेशन, चापलूसी। नेक्स्ट है 97th क्वेश्चन, जिसमें आपसे एफिडेविट की स्पेलिंग पूछी है। तो एफिडेविट की स्पेलिंग तो सभी को पता होगी, AFFIDAVIT, एफिडेविट, AFFIDAVIT, एफिडेविट, एफिडेविट की स्पेलिंग। नेक्स्ट है जो उसमें सिमिलर मीनिंग पूछा है। सिमिलर मीनिंग मतलब सिनोनिम्स पूछा है। वेक्स्ड का मतलब परेशान करना, परेशान करना मतलब एनोइंग, एनोइंग होता है। रिकरिंग मतलब रिपीटेटिव जो होता है उसको कहते हैं रिकरिंग, जो रिपीट होता है बार बार। अनरिजॉल्वेबल, जो उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता उसको कहेंगे अनरिजॉल्वेबल। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा? वेक्स्ड का एनोइंग, एनोइंग मतलब परेशान। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 99th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया हारमोनी का मतलब क्या होता है। तो हारमोनी का मतलब क्या होता है? लय। अगर किसी से आपकी बहुत अच्छी पड़ती है, आपके फ्रेंड्स से, तो उसको कहेंगे हारमोनी में। तो हारमोनी का डिस्क्रिपेंसी नहीं होगा, इनकन्ग्रुइटी नहीं होगा, रिपल्शन मतलब हेट होता है, हेट तो नहीं होगा। कन्ग्रुइटी मतलब अच्छा कन्ग्रुएंस आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, कन्ग्रुएंस का मतलब समरूपता होता है, समरूपता। तो इनकन्ग्रुइटी मतलब समरूपता जहाँ नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। रिपल्शन हेट ये भी नहीं होता है। डिस्क्रिपेंसी ये भी नहीं होगा। अकॉर्डेंस होता है, अकॉर्डेंस मतलब बिल्कुल एक सा जो हो। लय, जहाँ लय बनती है, जहाँ अनुरूपता हो, लय या अनुरूपता कह सकते हैं, अनुरूपता। तो यहाँ ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, तो इसका आंसर यहाँ से देख लेना। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? अनुरूपता या सामंजस्य, सामंजस्य। तो इसका अकॉर्डेंस होता है सहमति या सामंजस्य। एक्सेस का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक होना। एक्सेस का मतलब यानी कि सरप्लस में होना, कोई चीज़ सरप्लस मतलब ज़्यादा होती है तो उसको कहते हैं एक्सेस में है। इसके ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं आप। एक्सेस मतलब अधिकता, सरप्लस मतलब भी अधिकता होती है, इसलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा।
डिबेस्ड मतलब भ्रष्टाचारी, और फ्रूगलिटी मितव्ययता, और इन्फ्लिक्टिंग दंड देना। अब 91 से 95 क्वेश्चन पैसेज के हैं। पैसेज के क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। मीना सेज दैट ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स हैव अ सेल फोन बट मीनाज मॉम डज नॉट वांट टू बाय हर वन। मीना की मॉम क्या कहती हैं? मीना कहती है दैट ऑल हर फ्रेंड्स हैव ए सेल फोन, उसकी सभी फ्रेंड्स के पास सेल फोन है, बट मीना की जो मम्मी हैं डजेंट वांट टू बाय हर वन, उसको नहीं दिलाना चाहती हैं सेल फोन। मीनाज मॉम डजेंट वांट टू मीना टू प्ले वीडियो गेम्स ईदर। मीना की मॉम नहीं चाहती है कि उसकी मीना, उसकी बेटी यानी मीना वीडियो गेम्स खेले, वीडियो गेम्स भी खेले। Who is more the internet scares her? What is more the internet scares her? Mina's mom says if Mina has a cell phone, how do we know whom she is talking to? Video games are bad for you. The internet is dangerous. तो मीना की मम क्यों परेशान है? क्योंकि वो जानती है कि मीना के पास अगर मोबाइल होगा तो उसको पता नहीं लगेगा कि वो किससे बातें कर रही है। वीडियो गेम खेलेगी जो कि बैड है, अच्छी बात नहीं है। और उसके अलावा इंटरनेट इज़ डेंजरस एंड अनकंट्रोलेबल। इंटरनेट कैसा होता है? डेंजरस होता है और अनकंट्रोलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग, मीना की मॉम के अकॉर्डिंग। इट्स लाइक हैविंग ए गन इन द हाउस। और मीना की मॉम के अनुसार अगर हाथ में मोबाइल है तो इंटरनेट चलाना क्या है? एक गन के समान है, एक बंदूक, हाथ में बंदूक दे देने के समान है। We should just ban her from using the computer and I am not buying her a cell phone until she is 18। जब तक कि वो 18 नहीं हो जाती तब तक वो उसको सेल फोन नहीं दिलाएगी। This is only way we can be sure that मीना is safe। यही एक तरीका है जिससे हम श्योर हो सकते हैं कि मीना सेफ़ है। जबकि दूसरी ओर मीना के डैड हैं। Mina's dad disagrees with Mina's mom, although he agrees that there are some dangers to it. He likes the internet, he finds it to be useful। मीना के जो डैड हैं वो डिसएग्री करते हैं उसकी मॉम से। उसकी मॉम और डैड दोनों डिसएग्री करते हैं एक दूसरे से विचारों से। ऑल्दो यहाँ तक जब ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, ही एग्रीज दैट देयर आर सम डेंजरस टू इट। ऑल्दो मतलब कि यद्यपि मीना के जो डैड हैं वो एग्री करते हैं कि यहाँ इंटरनेट के कुछ डेंजर्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। ही लाइक्स द इंटरनेट, फिर भी उन्हें इंटरनेट पसंद है। एंड फाइंड्स इट टू बी वेरी यूज़फुल, और उसको वो बहुत अच्छा यूज़फुल पाते हैं। इसके बावजूद वो इसको यूज़फुल पाते हैं। द ट्रबल इज़, ही सेज, ट्रबल क्या है? वह कहते हैं वी जस्ट कांट स्टॉप मीना फ्रॉम यूजिंग द इंटरनेट। हम मीना को रोक नहीं सकते इंटरनेट चलाने से। एज दिस वर्ल्ड पुट हर एट ए डिसएडवांटेजेस, क्योंकि ये मीना को डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान की ओर ले जाएगा। व्हाट इज़ मोर आई लाइक वीडियो गेम्स, आई थिंक दैट व्हेन प्लेड इन मॉडरेशन दे आर फन। मीना के डैड के अकॉर्डिंग अगर वीडियो गेम मॉडरेशन में खेला जाए यानी कि बहुत सामंजस्य रख के, अपने आप पे नियंत्रण रख के मॉडरेट तरीके से खेला जाए तो ये एक फ़न है। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गुड टू प्ले दैम विदाउट रेस्ट्रेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अपने आप पर नियंत्रण रखे बिना इसको खेला जाए तो ये क्या है? ऑब्वियसली ये सही नहीं है, नॉट गुड। फाइनली आई एम थिंक मीना नीड्स ए सेल फोन। फाइनली मीना के पिताजी चाहते हैं कि मीना नीड्स ए सेल फोन, कि मीना को सेल फोन की ज़रूरत है। वी कांट टेक दीज थिंग्स अवे, हम इन चीज़ों को दूर नहीं ले जा सकते। तो फर्स्ट इसका देख लेते हैं पैसेज का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन मीनाज मॉम एंड मीनाज डैड। मीना की मॉम और डैड के बारे में क्या चीज़ बेस्ट एक्सप्लेन करती है? तो मॉम वांट्स टू बैन मीना फ्रॉम यूजिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में तो बात ही नहीं हुई है, या मोबाइल सेल फोन के बारे में बात हो रही है। वाइल डैड लाइक्स टू प्ले वीडियो गेम्स, यहाँ से देखते हैं। सेकेंड है मॉम थिंक्स टेक्नोलॉजी इज़ डेंजरस वाइल डैड थिंक्स इट कैन बी यूज़फुल। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा और भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है मॉम केयर्स लिटिल अबाउट, क्या मॉम कम केयर करती है मीना की? मॉम इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, क्या बहुत स्ट्रिक्ट हैं? और डैड ओपन माइंडेड हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें से? तो
ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में बात नहीं हो रही, किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है या इंटरनेट के बारे में बात हो रही है। जो भी टेक्नोलॉजी इंटरनेट के बारे में बात है, इंटरनेट मोबाइल से भी चलाया जा सकता है, कंप्यूटर से भी चलाया जा सकता है। तो उसकी मॉम जो है वो टेक्नोलॉजी के लेकर परेशान है कि मीना को अभी से किसी भी मोबाइल से या फिर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी अभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो डेंजरस है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Which of the following best describes the similarity between moms and dad? मॉम और डैड के बीच में, दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या थी कि दोनों ही ये चाहते थे, दोनों ही ये चाहते नहीं थे, बल्कि दोनों को ही ये पता था कि इंटरनेट क्या है, इज़ डेंजरस, डेंजरस तो है, ये दोनों को पता था। मॉम एंड डैड बोथ लाइक टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मॉम को पसंद नहीं थी जबकि डैड को पसंद थी, तो ये तो नहीं था। मॉम एंड डैड बोथ वांट टू गिव हर ए सेल फोन, नहीं मम्मी नहीं दिलाना चाहती थी, पापा दिलाना चाहते थे। तो मॉम एंड डैड बोथ थिंक द इंटरनेट इज़ डेंजरस, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डैड जो थे उनको लगता था कि इंटरनेट अगर सही से यूज़ किया जाए, यानी कि मॉडरेट तरीके से यूज़ किया जाए तो वो इम्पोर्टेंट है, जबकि माँ को लगता था कि नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है ये इंटरनेट। तो दोनों ही उसके डेंजरस से, तो दोनों ही पता था कि डेंजर तो होता है ये। तो लेकिन मॉम डैड के अकॉर्डिंग ये था कि वो मॉडरेशन में यूज़ किया जाए तो डेंजर नहीं है, लेकिन वैसे अगर सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है तो वो डेंजर तो है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है मीनाज मॉम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, मीना की मॉम कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, रेडिकुलस, केयरफुल, क्रूअल या रूड, किस तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो मीना की मॉम केयरफुल थी, सही बात है। रूड थी, रूड तो नहीं थी क्योंकि वो अपनी बच्ची की देखभाल करती थी। क्रूअल तो नहीं थी, मारा पीटी नहीं करती थी। केयरफुल थी या रेडिकुलस थी, केयरफुल तो थी लेकिन वो एक्स्ट्रा केयरफुल थी, तो इसको एक्स्ट्रा केयरफुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो आज के ज़माने में जिसको हम टेलीफ़ोन या फिर मोबाइल या इंटरनेट नहीं देते हैं तो वो पीछे ही रह जाएगा, तो वो केयरफुल नहीं, वो रेडिकुलस कहलाएगा। रेडिकुलस मतलब हास्यास्पद, मतलब हंसने की चीज़। रेडिकुलस मतलब यहाँ से इसका मीनिंग देख सकते हैं, रेडिकुलस मतलब वेरी सिली कह सकते हैं, अनरीजनेबल। नेक्स्ट है मीनाज डैड कैसे थे, उनको डिस्क्राइब कैसे किया जा सकता है। शेमलेस थे, फुलिश थे, रीजनेबल थे या वाइल्ड थे। तो मीना के डैड कैसे थे, रीजनेबल थे, वो सोच समझ कर काम करने वाले थे। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट वे फॉर मीना, बेस्ट वे कौन सा था मीना के लिए जिससे वो चेंज कर सकती थी हर मॉम थिंक्स अबाउट टेक्नोलॉजी, अपनी मॉम की थिंकिंग को टेक्नोलॉजी के बारे में। तो वो कैसे चेंज कर सकती है मीना, तो रीड हर न्यूज़पेपर आर्टिकल, न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ा के, दैट टॉक्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है ऐसे आर्टिकल्स पढ़ा के। तो ये बिल्कुल सही है, ये चीज़ करनी चाहिए थी मीना को। या फिर ये करनी चाहिए थी, प्रोवाइड हर एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल डिटेलिंग हाउ लेट्स द सेल फोन फंक्शनिंग, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई मैनुअल बड़ा सा पकड़ा दो, ये तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल। टेक हर टू द लाइब्रेरी जाना चाहिए, ये भी नहीं। स्पेंड वीकेंड प्ले वीडियो गेम्स, वीडियो गेम खेलने चाहिए थे, नहीं। तो ये सही था, उसको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ाना चाहिए था ताकि वो टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस के बारे में समझ सके। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक